तो नेक्स्ट बात आती है व्हाट मीन्स रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक फ्लो में बाधा डालती है या इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट वर्क करती है, एक्चुअली दैट थिंग इज नोन एज द रेसिस्टेंस। देखिए जैसे यही इसमें मैंने नोट्स में भी लिख रखा है कि समथिंग दैट अपोज द इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ द करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। और जो रेसिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट है दैट इज ओम। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वायर है और ये जो पिंक कलर का एक कार्टून खड़ा हुआ है, इट्स लाइक एन रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस देखिए इंक्रीज हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो गया है। अब जैसे रेसिस्टेंस खत्म तो इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा है। मीन्स रेसिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लो में प्रॉब्लम करता है या इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट वर्क करता है। जैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो जाएगा। और देखिए कभी कभी जैसे आपने देखा होगा गर्मी का मौसम में जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो ज़्यादा खराब होते हैं। रीज़न यही होता है कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है घरों में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। और रेसिस्टेंस इतना इंक्रीज होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या हम कह सकते हैं करंट एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एक वायर की जो कैपेसिटी होती है वो फिल हो जाती है और वायर पूरी तरीके से बस्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो याद रखना इस बात को कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस। सो वेरिएबल रेसिस्टेंस इज द कंपोनेंट यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। तो जो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है वो करंट को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है बिना वोल्टेज को बदले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब बात आती है कि जो रेसिस्टेंस है या प्रतिरोध है उसके क्या क्या कारक हैं, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली बेटा 4 फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर है वो है हमारा लेंथ। देखिए जैसे तार की आप लंबाई को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और लंबाई को कम करोगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसे मान लो कि एक रास्ता है जो कि 20 किलोमीटर का है, और हर किलोमीटर पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, और एक बंदा उस रास्ते से गाड़ी को लेकर जाता है। तो जब वो पर्सन गाड़ी को चलाएगा तो पुलिस वाले को देखकर वो अपनी स्पीड को कम कर लेगा, है ना। इंडिया में यही होता है। और वो अगर 20 किलोमीटर को कवर करेगा तो 20 बार अपनी स्पीड को कम करेगा। वहीं अगर एक ऐसा रास्ता आ जाए 20 किलोमीटर का जहाँ पर एक भी पुलिस वाला हो ना हो, तो वो पर्सन जब गाड़ी चलाएगा उस 20 किलोमीटर वाले एरिया में जहाँ पर पुलिस नहीं है, तो वो हो सकता है वो स्पीड को कम भी ना करें। दैट मीन्स यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है कि पुलिस वाले जो व्हीकल की स्पीड के अपोजिट वर्क करें। जबकि पुलिस वाले अगर आ जाए हर 1 किलोमीटर पे, तो वो जो व्हीकल की स्पीड है कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स एक तरीके से जो पुलिस वाले हैं यहाँ पर रास्ते में बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, और लंबाई कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ यही लिख रखा है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें तो मेनली 4 फैक्टर है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास 2 वायर है, एक तो पतला सा वायर है और दूसरा मोटा वायर है। जैसे आपने देखा होगा जैसे हमारे पास चार्जर है मोबाइल का, तो मोबाइल के चार्जर के तार को देखना बहुत पतला होता है। और पतला होने का मतलब क्या, पतला होने का मतलब ये है कि हमें मोबाइल के अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए जितना एक एसी को चाहिए। जबकि आप एसी के वायर को देखो तो एसी का वायर जो होता है ना काफी मोटा होता है। वो मोटा क्यों है, क्योंकि हमें एसी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी वही ज्यादा आएगी जहां पर रेसिस्टेंस कम होगा। तो सिंपल बात है कि अगर हम देखें एसी में, तो एसी में हम वही तार लगाएंगे जिसका रेसिस्टेंस कम है। तो बेटा मोटे तार का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और पतले तार का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हमने चार्जर में पतला तार लगा रखा है ताकि रेसिस्टेंस ज्यादा हो और इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो, और हमारे वायर में इलेक्ट्रिसिटी भी कम से कम आए। तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम देखें तो जो हमारे पास सिल्वर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। और आजकल जो बड़ी जो ईवी व्हीकल्स बनने हैं, तो ईवी के अंदर जो मेटल का इस्तेमाल हो रहा है वो सोना और चांदी का हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका रेसिस्टेंस बहुत कम है। और इनके रेसिस्टेंस कम होने की वजह से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि यहाँ पर अगर हम बैटरी को देखें तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कम है ना।
तो अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा होगा और जो ईवी व्हीकल्स हैं वो जल्दी चार्ज हो जाएंगे। यही रीजन है कि यहाँ पर सोना और चांदी का इस्तेमाल हम बहुत कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो मेनली वन बाय वन कर समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जैसे यहाँ पर इमेज आपको देखने मिल रहा है, शॉर्ट वायर है तो बेटा इसका रेसिस्टेंस कम है। वहीं अगर हम लॉन्ग वायर को देखें तो लॉन्ग वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास तार मोटा है तो इसका रेसिस्टेंस कम है और पतला तार है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें नेचर ऑफ मटेरियल की तो देखिए बेटा मैंने ना यहाँ पर एक टेबल बनाया है, आप देखिए जैसे सिल्वर लिखा हुआ है तो सिल्वर का रेसिस्टेंस कितना है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 है। बाकी आप कॉपर को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, टंगस्टन का देखो तो सिल्वर से काफी ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख लो आप। सो दैट मीन्स हमें इन दोनों टेबल के अंदर ये देखने मिल रहा है कि जो सिल्वर है इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए हम सिल्वर का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहे हैं आजकल, ताकि कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा आए और जो व्हीकल्स है उनके अंदर चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाए। नेक्स्ट, द सिल्वर हैज द लोवेस्ट रेसिस्टेंस अमोंग द ऑल एलिमेंट्स। मींस सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो चांदी जो होती है, सिल्वर जो होता है उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि 1 घंटे आप मोबाइल चलाओ, it मीन्स मोबाइल में 1 घंटे पबजी खेलो और वहीं आप 5 घंटे पबजी खेलो, तो कब ज्यादा मोबाइल गर्म होगा? सिंपल बात है, जब 5 घंटे खेलोगे। अब मोबाइल अगर ज्यादा गर्म हो रहा है तो वो सही नहीं है, हो सकता है आपके हाथ में मोबाइल फट जाए, क्योंकि रेसिस्टेंस इतना ज्यादा हो चुका है 5 घंटे गेम खेलने की वजह से कि इलेक्ट्रिक फ्लो एक ही जगह हो चुका है और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो इतना इकट्ठा हो गया कि हो सकता है वायर फट जाए। मतलब जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि आप 1 घंटे खेल लेते उसके हिसाब से टेम्परेचर, 2 घंटे खेला टेम्परेचर और बढ़ा, 3 घंटे खेला टेम्परेचर और बढ़ा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात आती है रेसिस्टिविटी। अगर हम रेसिस्टिविटी को देखें तो रेसिस्टिविटी में हम टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, इन चारों को हम एक साथ रखेंगे और बेटा यहाँ पर हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको देखने मिल रहा है कि हमारे पास R बराबर रो एल अपॉन ए है। R फॉर रेसिस्टेंस है, रो फॉर हमारे पास डेंसिटी मीन्स थिकनेस ऑफ वायर है, एंड एल फॉर है लेंथ, एंड अपॉन में एरिया। मतलब जो अभी हमने चारों फैक्टर्स देखे वही चारों फैक्टर्स को अगर हम एक फॉर्मूले में बनाए तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रेसिस्टिविटी का। जैसे अभी हमने देखा कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम, इसी तरीके से बेटा रेसिस्टिविटी का भी जो यूनिट होता है दैट इज ओम ही होता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो मेनली 2 तरीके होते हैं रेसिस्टेंस को लगाने के। पहला तरीका आता है बेटा हमारे पास सीरीज में और दूसरा आता है हमारे पास पैरेलल। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि रेसिस्टेंस को ये हमारे पास पहला आता है मीटर, मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में, वहीं हम वोल्ट मीटर को देखें तो उसको हम पैरेलल लगाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वोल्ट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक वायर है और उसी वायर के अंदर ही, एक ही वायर के अंदर ही हमने एक बल्ब को लगा रखा है या एक से ज्यादा बल्ब को लगा रखा है, दैट मीन्स दैट इज नोन एज द सीरीज। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 वायर हैं और तीनों वायर के अंदर हमने अलग अलग बल्ब लगा रखा है और तीनों वायर को हमने अलग अलग तरीके से ही बैटरी के अंदर जोड़ रखा है, दैट मीन्स इट इज नोन एज द पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल आप इस एनिमेशन के अंदर देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक वायर है और एक वायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बल्ब लग रहा है, या इसी एक वायर के अंदर हम 3 बल्ब लगा दें, दैट मीन्स कंडीशन हमारी सीरीज वाली रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस नेक्स्ट इमेज के अंदर कि हमारे पास एक ही वायर है और एक ही वायर में 3 हमने रेसिस्टेंस लगा रखे हैं, R1 R2 एंड R3। तो इट्स अ सीरीज रेसिस्टेंस। नेक्स्ट बात आती है कि कॉम्बिनेशन। चलो पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो जो सीरीज में जो करंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है और जो वोल्टेज होते हैं बेटा वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा यहाँ पर वो हाई होगा। अब कैसे वो हाई होता है वो एक न्यूमेरिकल में करा दूंगा, उसमें आप समझ लेना। नेक्स्ट बात आती है पैरेलल रेसिस्टेंस की। तो पैरेलल रेसिस्टेंस मींस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इलेक्ट्रिक फ्लो डिफरेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है
वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम आती है, मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कम आती है। देखिए यहाँ पर हमने 3 वायर ले रखे हैं और तीनों वायर के अंदर हमने अलग-अलग से बल्ब लगा रखा है। मतलब यहाँ पर एक वायर के अंदर 3 बल्ब नहीं है, मीन्स हर एक बल्ब का अलग वायर है, और अलग वायर होने की वजह से ही हमने यहाँ पर पैरेलल रेसिस्टेंस का कनेक्शन कर रखा है। देखिए यहाँ पर भी ये पैरेलल रेसिस्टेंस लगा रखे हैं। एंड अब आपको देखने भी मिल रहा है कि साइड में, राइट हैंड साइड एक वायर में एक ही बल्ब है, एंड लेफ्ट हैंड साइड 3 बल्ब हैं और तीनों बल्ब के अलग-अलग वायर हैं। दैट मीन इट्स अ पैरेलल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट बात आती है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा ये होता है कि हर एक अप्लायंस का अपना खुद का अलग वायर है, और अगर हम घर की वायरिंग पैरेलल तरीके से कराते हैं तो हर एक अप्लायंस का अपना खुद का अलग वायर होगा। अगर हम एक स्विच को ओपन करेंगे तो वहीं पर एक ही उपकरण ओपन होगा, और अगर हम सबको एक ही वायर के अंदर फिट कर दें सभी अप्लायंस को, तो अगर हम एक स्विच ओपन करेंगे तो सारे अप्लायंस हमारे ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर ऐसा हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया और एक वायर टूट गया है, तो घर में जितने भी अप्लायंस है वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या एडवांटेज है देखते हैं। तो ईच अप्लायंस गेट द फुल वोल्टेज, कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग कराते हैं घर की, तो यहाँ पर हर एक उपकरण को पूरा वोल्टेज मिलेगा। और दूसरा, अगर एक अप्लायंस खराब होता है तो दूसरे अप्लायंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई ये सारी बात। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, या हीटिंग इफेक्ट करंट का क्या होता है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।